DKT स्टेट PCS। अगर आप केवल स्टेट PCS के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए DKT स्टेट PCS। यहाँ आपको राज्यों की लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षाओं के टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपिका पाटीदार है। मैं देवास ज़िले के ग्राम जामगोद से बिलोंग करती हूँ। सबसे पहले मैं अपना सामान्य इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि मैंने कहाँ से अपनी स्टडी की है, कहाँ से मैं रहने वाली हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहले मैं ब्रीफ में उसके बारे में बताना चाहती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम दीपिका पाटीदार है। मैं मध्य प्रदेश के देवास ज़िले से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक जो स्टडी है वो अपने ग्राम से सरकारी स्कूल से 10th तक वहाँ से किया है। इसके बाद 11th-12th की स्टडी जो है मैंने राव से बोर्डिंग स्कूल से की है। उसके पश्चात मैंने अपना ग्रेजुएशन BSc कंप्यूटर साइंस में होलकर साइंस कॉलेज से कंप्लीट किया है और उसके साथ ही मैंने अपनी PSC की जो MPPSC की तैयारी है उसे प्रारंभ किया था। उसी के साथ मैंने अभी हाल ही में MA हिस्ट्री के साथ कंप्लीट किया है, जो कि आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज से किया है सामने। इतना मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड है। अब मैं अपनी थोड़ी प्रिपरेशन की जर्नी शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने कैसे अपनी शुरुआत की थी, कहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला था और कैसे मेरी इतनी जर्नी रही है कि मैंने कैसे आज ये जो प्रथम रैंक है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2022 की परीक्षा में मैंने जो प्रथम रैंक प्राप्त की है उसके पीछे क्या स्ट्रेटजी रही थी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मेरा ये 5th अटेम्प्ट था। इसके पहले मैंने 4 अटेम्प्ट दिए हैं, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। इसके पहले मैंने 4 इंटरव्यू भी दिए थे। ये मेरा 5वां इंटरव्यू था जिसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। फाइनल सिलेक्शन के तौर पे प्रथम रैंक मैंने हासिल की है। मेरी जर्नी जो है 2016 से शुरू होती है। मैंने पहला अटेम्प्ट अपना 2017 में दिया था, तब मैं प्री क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, लेकिन 2018 से मैं कंटिन्यूसली इंटरव्यू दे रही हूँ। मैंने 2018 का इंटरव्यू दिया, उसके पश्चात 19 का, 20 का, 21 का और फाइनली मैं 2022 के जो रिज़ल्ट था उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है और डिप्टी कलेक्टर के पद पर प्रथम रैंक के साथ मुझे पद हासिल हुआ है। हम अब आगे थोड़ी चर्चा करेंगे कि कैसे इस एग्ज़ाम की क्या स्ट्रेटजी होती है, ये एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले मैं थोड़ा एग्ज़ाम के बारे में बताना चाहूँगी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती है वो 3 स्टेजेस में होती है। प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। इन 3 स्टेज के बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगी। प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो होती है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होती है और उसमें आपको क्वालिफाई करना होता है। मेंस एग्ज़ाम जो होती है वो रिटन होती है। 6 दिन तक 6 पेपर होते हैं। इसमें 6 पेपर होते हैं जो आपको रिटर्न देने होते हैं। इसके पश्चात इंटरव्यू होता है और मेंस और इंटरव्यू के आधार पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो हमें इन 3 स्टेजेस के माध्यम से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होता है। सबसे पहले हम प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे कि प्रीलिम्स की तैयारी कैसे की जाती है। मध्य प्रदेश की परीक्षा के लिए इसमें 10 यूनिट होती है। 10 यूनिट का सबसे पहले तो आपको इस चीज़ के लिए तैयार होना है कि कैसे आपको एग्ज़ाम का पैटर्न को समझना है, पुराने क्वेश्चंस पेपर कैसे रहे हैं उन्हें समझना है, कैसे इसे निकालना है, आपको एग्ज़ाम कैसे निकलनी है। उसके लिए आपको सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस के माध्यम से आप पहले ये जान पाएंगे कि आपको कितना और कहाँ से पढ़ना है। उसके पश्चात आप अपने रिसोर्सेज कलेक्ट कीजिए। आप बुक्स से भी पढ़ सकते हैं, नोट्स से भी पढ़ सकते हैं। मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी कि मैंने सबसे ज़्यादा नोट्स प्रेफर किए हैं, क्योंकि नोट्स में आसानी से जो सिलेबस है वो हमें आसानी से प्राप्त हो सकता था। प्रीलिम्स के लिए आप अपना डेटा कलेक्ट कीजिए। उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस में लाइन दी गई है उसके बारे में ही आपको पढ़ना है और उसमें आप डीप तक पढ़ सकते हैं, लेकिन आप उसके बियॉन्ड कुछ ना पढ़िए। प्रीलिम्स के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसे पढ़ने के साथ साथ आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लगाइए। मैंने जितने भी प्रीलिम्स दिए हैं मेरा प्रीलिम्स नहीं रुका है। उसका एक ही कारण यही था कि मैं जितना भी टॉपिक पढ़ती थी उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़रूर लगाती थी। तो आप जितना पढ़ते हैं उसकी आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। प्रीलिम्स के लिए इतना ही कहूँगी कि आप पढ़ते जाइए और साथ में आप प्रैक्टिस करते जाइए, क्योंकि प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्या फैक्चुअल ज़्यादा होता है मध्य प्रदेश की परीक्षा के लिए।
तो फैक्चुअल पढ़ने के लिए आपको चीज़ें समझने के साथ साथ कुछ कुछ चीज़ें आपको रटनी भी होती है, क्योंकि फैक्ट हम बिना रटे याद नहीं कर सकते। इसलिए आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए समझने के साथ साथ कुछ चीज़ें आपको रटनी भी पड़ती है, तो आप उन्हें याद करने का प्रयास कीजिए। इसमें मैं एक सजेशन दूंगी आपके, अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप नोट्स के साथ साथ लूसेंट की बुक को साथ में मतलब ऐड कर सकते हैं। वैसे जनरली लूसेंट बुक को सजेस्ट नहीं किया जाता है, लेकिन हमारी पीएससी की तैयारी के लिए हम लूसेंट को एक रेफरेंस के तौर पे इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें वही फैक्ट होते हैं जो अधिकतर पूछे जाते हैं। जैसे हमारे सामान्य जीके के जो सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, बेसिक सामान्य से जो साइंस आती है, उसे तैयार करने के लिए हमें लूसेंट बुक को एक बार रिवाइज़ के तौर पर रखने की आवश्यकता होती है। मैं सच बता रही हूँ कि मैंने भी लूसेंट बुक को पढ़ा है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी एटलीस्ट एक बार तो उसे रीड अवश्य करें। इसके बाद हम बात करते हैं मेंस पे। मेंस की एग्ज़ाम जो होती है उसके में 6 पेपर होते हैं। 4 पेपर जीएस के होते हैं, एक पेपर 5वां पेपर हिंदी का होता है और 6ठा पेपर जो होता है वो एसे का होता है। अगर आप बिगनर्स हैं और आपने तैयारी अगर शुरू की है तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कि आप पीछे के 3 पेपर तैयार कीजिए। आप पहले इथिक्स तैयार कीजिए 4th पेपर, आप 5th पेपर हिंदी तैयार कीजिए और एसे तैयार कीजिए। जब आप 3 पेपर तैयार कर लेते हैं तो आपको आपके साथ ये होता है कि आपकी आधी तैयारी पूरी हो चुकी है। चूँकि हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस ऐसे सब्जेक्ट हैं, उन्हें हम प्रीलिम्स में भी पढ़ते हैं, मेंस में भी पढ़ते हैं। तो हमें पहले तो तैयारी करने से पहले जब हमने मन बना ही लिया है कि हमें इसके बारे में पढ़ाई करनी है, तो हमें सबसे पहले प्री को ना फोकस करते हुए सिलेबस को पहचान के हमें सबसे पहले मेंस की तैयारी शुरू करनी चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे हम मेंस पढ़ते जाते हैं हमारा प्रीलिम्स तैयार होता जाता है, और जिस दिन हमारा मेंस तैयार हो जाता है उस दिन हम आराम से प्रीलिम्स पर शिफ्ट होकर प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 साल है, तो आप 1 साल में जब शुरुआत करते हैं, आप सेल्फ स्टडी करते हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से तैयारी करते हैं, आपको सबसे पहले पढ़ाई करनी है मेंस की। आप मेंस की क्लासेस लीजिए, साथ में आप जिस भी नोट्स या बुक से पढ़ रहे हैं उसी के साथ साथ आपको सबसे पहला काम करना है कि आप आपके शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। यदि आप आपके शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं तो उससे आपको एक फ़ायदा होता है कि आप जब प्री क्वालिफाई करके मेंस के लिए अपीयर होंगे तब आपको जो रिवीजन के लिए जो समय मिलता है वो कम मिलता है, और उसमें आप आसानी से आपके जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं उसके माध्यम से आप आसानी से आपकी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको जब भी आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है बल्कि आपके शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। मैंने भी अपने शॉर्ट नोट्स तैयार किए थे। मैंने जब अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था 2018 का मेंस का, तभी मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, और वो शॉर्ट नोट्स आज 22 की एग्ज़ाम तक मुझे इतने हेल्प किए कि मुझे फिर बार बार उस चीज़ पर काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। जब भी मेंस लिखना होता था मैं अपने नोट्स पढ़ती थी और रिटन प्रैक्टिस करती थी और मेंस मेरा क्वालिफाई हो जाता था। और शायद यही कारण रहा है कि मेरे सारे जितने 5वां मेंस था मेरा, और इसके बाद भी मैंने 23 का मेंस भी क्वालिफाई किया है और 24 का मेंस भी लिखा है। तो इस हिसाब से मैंने 7 मेंस लिखे हैं और 7 तो ही क्वालिफाई हुए मेरे। तो उसका कारण एक यही रहा है कि शॉर्ट नोट्स होने के कारण मुझे जो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती थी हर बार एक ही चीज़ को पढ़ के लिखने की, वो मेरी बच गई थी। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप मेंस की तैयारी के साथ साथ आपके शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। आप सबसे पहले 3 पेपर को तैयार कीजिए। इथिक्स पढ़िए आप, फिर हिंदी को तैयार कीजिए, और ऐसे राइटिंग आप वीक में 15 डेज़ में एक बार आप करते जाइए, ताकि आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो बनती जाएगी। जैसे जैसे आप इसे पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको थॉट प्रोसेसिंग आपकी डेवलप होती जाती है, और उसी के माध्यम से आप ऐसे राइटिंग आराम से कर सकते हैं। अगर टॉपिक की बात करें हम कि ऐसे रैंडम कैसे लिखेंगे, तो मैं यही कहूँगी कि आप पुराने पेपर्स उठाइए। पुराने पेपर के जितने भी टॉपिक हैं आप एक एक करके उस पर आपकी थॉट प्रोसेस पर काम करिए, और छोटे छोटे से नोट्स बनाकर फिर एक ऐसी राइटिंग आप उस पर कर सकते हैं। अब रही बात मेंस के आगे के 3 पेपर की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और जो पहले पेपर, दूसरा और तीसरा पेपर होता है। तीनों पेपर जीएस के सब्जेक्ट से होता है। हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, मैं इस पे थोड़ा सा बात करूँगी कि हमें क्या प्रेफर करना चाहिए। क्या हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, या हमें कोई सी बुक्स पढ़नी चाहिए, या नोट्स के माध्यम से भी हम कर सकते हैं। आपका एक एरिया है कि किसी को बुक से पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को क्लास नोट से भी सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, किसी को एनसीईआरटी पढ़ना अच्छा लगता है।
मैं यही कहूँगी कि अगर आप बिगनर से और आप अगर 3 ईयर प्लान है आपका कि आप ग्रेजुएशन के साथ ही इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं एक बार आपको सजेस्ट अवश्य करूँगी कि आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपका जो बेस जो होता है वो आसानी से अच्छे से बन जाता है और आपकी एक अंडरस्टैंडिंग जो सब्जेक्ट के प्रति होती है, क्योंकि कोई व्यक्ति साइंस बैकग्राउंड से आता है, कोई और बैकग्राउंड से आता है, तो उसे जो आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं उन्हें समझने के लिए एक जो बेसिक एरिया होता है वो समझने के लिए एनसीईआरटी सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। लेकिन अगर आप मतलब आपके पास समय की कमी है, आप एक ही साल के लिए तैयारी के लिए आए हैं और आपको जल्दी से सिलेबस भी कंप्लीट करना और एग्ज़ाम में अपीयर होना है, तो आप नोट्स भी प्रेफर कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपको कितना ब्रॉड लेवल पे उसको पढ़ना है। तो आप एनसीईआरटी प्रेफर कर सकते हैं। चूँकि मैंने यूपीएससी की भी तैयारी की है, इसलिए मैंने कुछ सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ी थी, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। इसके अलावा आप क्लास नोट्स पे पढ़ सकते हैं। मैंने अधिकतर पीएससी की तैयारी के लिए बुक्स प्रेफर नहीं की है। जो सामान्य बुक्स होती है, जैसे हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम होती है और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत होती है, ये मैंने पढ़ी हैं। लेकिन मैंने अधिकतर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स होते हैं जो मुझे अच्छे लगे, मैंने उनको अपनाया और उनके माध्यम से अपनी तैयारी की है। तो नोट्स आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको बुक से पढ़ना अच्छा लगता है या नोट से पढ़ना अच्छा लगता है। चूँकि मैंने नोट से तैयारी की है तो मैं इसके लिए श्योरिटी दे सकती हूँ कि अगर आप नोट से भी पढ़ते हैं तो आपको ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी जो बुक से ही पढ़ने पर ही सॉल्व हो सकती है। तो आप नोट से भी पढ़ सकते हैं और बुक से भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप तीनों जो बेसिक पेपर होते हैं, पहले, दूसरा और तीसरा, इनके लिए आप नोट्स या बुक्स प्रेफर कर सकते हैं। उसके पश्चात 3 पेपर इथिक्स है। इथिक्स पेपर ऐसा है कि उसमें आपको थोड़ा फिलोसॉफी को जानने के लिए आपको जो सोचने का और समझने का जो तरीका है उसे थोड़ा आपको ब्रॉड लेवल पर ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि थिंकर्स होते हैं, प्रत्येक थिंकर्स की एक फ़िलोसॉफ़ी होती है, उसे हमें समझने के लिए क्लासेस की आवश्यकता लगती है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप ऑनलाइन माध्यम से एटलीस्ट इथिक्स की क्लासेस ले लीजिए, ताकि आपको उस सब्जेक्ट को इतना समझने में, क्योंकि उसमें समझने के साथ साथ आपकी लैंग्वेज का भी बहुत मायने रखती है। अगर आपकी लैंग्वेज भी अच्छी है तो ही आप उस पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मैं इसीलिए सजेस्ट करूँगी कि आप उस सब्जेक्ट को पहले समझिए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन माध्यम से किसी की क्लास ले सकते हैं, नहीं तो फिर आप ऑफलाइन में किसी की क्लास ज्वाइन करके आसानी से उसे पढ़ सकते हैं। ये है हमारे सब्जेक्ट के बारे में बात। अब मैं इंटरव्यू पे शिफ्ट होना चाहती हूँ। लास्ट स्टेज होती है इस एग्ज़ाम की इंटरव्यू के माध्यम से। इंटरव्यू यहाँ 175 नंबर का होता था, अब 185 का हो गया है। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना इसलिए मायने रखता है क्योंकि इंटरव्यू के आधार पर आप सिर्फ सिलेक्शन नहीं लेते हैं, आप रैंक भी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर इंटरव्यू में आपके नंबर अच्छे हैं तो आप अच्छी रैंक के माध्यम से आपका सिलेक्शन होता है। इंटरव्यू में मॉक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। मुझे भी यही बड़ा कन्फ्यूज़न था कि हमें मॉक प्रैक्टिस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मॉक प्रैक्टिस का मैं सजेस्ट करूँगी कि आपके नेचर पे, आप कैसे, आपका नेचर है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, उस पर निर्भर करता है। यदि आप ऑलरेडी ऐसे व्यक्तित्व हो कि आप हेजिटेट नहीं होते हो, आप लोगों से आसानी से बात कर सकते हो, किसी भी सब टॉपिक पे आप बातचीत कर सकते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा मॉक प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं होती है। आप अपने थोड़े व्यक्तित्व को निखारिए और आपका जो सब्जेक्ट एरिया है, जो आपकी हॉबी है, उसे आप अच्छे से तैयार कीजिए। करंट अफेयर से आप अपडेट रहिए और उसके माध्यम से आप अपडेट रह सकते हैं और इंटरव्यू दे सकते हैं। चूँकि मैं अपने आप में थोड़ा इंट्रोवर्ट सी, मुझे लोगों से उतने आराम से मैं बात करने में थोड़ा हेजिटेट होती थी, इसलिए मैंने मॉक प्रैक्टिस की है। इवन एक सबसे अच्छा तरीका होता है अपने आप को इम्प्रूव करने का, आप मिरर प्रैक्टिस कीजिए। मिरर प्रैक्टिस मैंने लिटरली की है और मिरर प्रैक्टिस से जो इम्प्रूवमेंट होता है वो आप मॉक प्रैक्टिस में भी नहीं देख सकते, क्योंकि मिरर प्रैक्टिस से आप रेगुलरली आप में एक इम्प्रूवमेंट देखते हैं। आप 10 मिनट 15 मिनट खुद से बातें कीजिए, खुद क्वेश्चन बना लीजिए और बातें कीजिए, तो उससे आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। साथ ही आप 2 4 6 मॉक प्रैक्टिस दे सकते हैं, उसके माध्यम से आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। अब मैं एक चीज़ पे और चर्चा करना चाहती हूँ कि अगर आपको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, क्या आपको क्लासेस लेनी ही चाहिए या आप ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं या सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। मैं इतना कहना चाहूँगी कि आपके ऊपर है कि आप क्या क्लासेस अफोर्ड कर सकते हैं। यदि आप क्लासेस अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं कहूँगी कि आप ऑफ़लाइन क्लासेस ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ऑफ़लाइन क्लासेस के माध्यम से आप जो कंसंट्रेशन, जो अच्छे से आप एक माहौल तैयार होता है आपका, वो बहुत ज़्यादा तैयारी के दौरान मायने रखता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करता है उसी का सिलेक्शन होता है।
हम आज डिजिटलाइजेशन के ज़माने में हैं, जहाँ पर ऑनलाइन सारे रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है। हम कोई सी भी चीज़ें हैं जो हम हमारे फ़ोन से प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप कहीं दूर रहते हैं, दूसरी सिटी में रहते हैं, जहाँ आप ऐसी इंदौर जैसी सिटी में आके तैयारी नहीं कर सकते, तो आप ऑनलाइन कोर्सेज़ खरीदिए और आप मोबाइल के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। इतने सारे चैनल है। क्योंकि मैंने ऑफ़लाइन स्टडी की है, मेरी क्लासेस ऑफ़लाइन रही है, मैंने सत्यमेव जयते संस्थान से अपनी सारी जो तैयारी है वो की थी। तो मैं मतलब ऑनलाइन के लिए कोई चैनल ऐसे तो सजेस्ट नहीं कर सकती कि कौन सा चैनल आपके लिए बेस्ट होगा, बट आप देखिए कि आपको कौन से टीचर से अच्छे समझ में आता है, आप आपके अकॉर्डिंग उसे चूज़ कर सकते हैं। अब रही बात ये कि हमें करंट अफेयर्स का कितना वेटेज होता है, करंट अफेयर्स से कितना अपडेट रहना चाहिए। मैं करंट अफेयर्स के लिए इतनी श्योरिटी देना चाहती हूँ आपको कि आप न्यूज़पेपर से कनेक्ट रहिए। एटलीस्ट आप रेगुलरली एक न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए, क्योंकि न्यूज़ के माध्यम से आप अपने आप को करंट से तो अपडेट रखते ही हैं, साथ में आपकी आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्योंकि इसमें एडिटोरियल का जो पोर्शन होता है उसके माध्यम से आपका जो एसे होता है, एसे की तैयारी आपकी वहीं से शुरू हो जाती है आपके, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे जो टॉपिक आते हैं, जो सामाजिक सब्जेक्ट जो आते हैं, उन पे आप जो एडिटोरियल पढ़ते हैं तो उसके माध्यम से आपकी जो मेंटलिटी है वो ब्रॉड होती है। उसमें आपको सोचने का एक नज़रिया, जो एक क्राइटेरिया है वो बढ़ता जाता है और उसके आधार पे आपकी थॉट प्रोसेसिंग डेवलप होती है और उसी के माध्यम से आप अच्छे से ऐसे राइटिंग कर सकते हैं। तो ऐसे राइटिंग में हेल्प करता है। फिर आपको करंट अफेयर्स, आपके प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स का वेटेज है, लगभग 10 क्वेश्चन आपके जो है प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स से आते हैं। तो आप अगर रेगुलरली बेस पे पढ़ेंगे तो आपको प्रीलिम्स के टाइम जो बर्डन होता है वो ख़त्म हो जाता है। आजकल मेंस का जो पैटर्न है उसमें क्वेश्चंस जो आते हैं जो जीएस के पेपर में भी, वो भी करंट ओरिएंटेड आते हैं कि कोई घटना ऐसी घटी होगी जिससे रिलेट करके उन्होंने वो क्वेश्चन पूछा होगा, तो उससे आप अपने जो आंसर राइटिंग है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप करंट अफेयर से एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर पढ़िए। इसके अलावा आप ऑनलाइन माध्यम से किसी भी वीडियो के माध्यम से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। अब मैं सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट जो इस मेरे एग्ज़ाम के दौरान की रही है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे बात करना चाहती हूँ, आंसर राइटिंग के मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हम किसे ला सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज होता है आपके आंसर राइटिंग का, कि आप कितना अच्छा लिखते हैं और कितना अच्छा कंटेंट आप प्रोवाइड करते हैं। अब ये अच्छा लिखना आता कैसे है? मैंने तो एक ही चीज़ सीखी थी कि आप जितना ज़्यादा लिखेंगे, जितना ज़्यादा आपका पेन चलाएंगे, उतना ज़्यादा आपके अंदर इम्प्रूवमेंट भी आता है, उतना अच्छा आप में सुधार भी होता जाता है। आप रेगुलरली बेस पे लिखिए, आप एक दिन छोड़ के एक दिन लिखिए, आप अधिक से अधिक टेस्ट सीरीज़ लगाइए, क्योंकि लिखने से हमारी राइटिंग स्किल इम्प्रूव होती है, हमारी जो थॉट प्रोसेस होती है वो इम्प्रूव होती है और हम अच्छे से अच्छा कंटेंट, जो कम शब्दों में जो अच्छा कंटेंट दिया जाता है वो प्रोवाइड कर पाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ऐसा है कि आंसर राइटिंग करना है हमें। तो आंसर राइटिंग के लिए कैसे कर सकते हैं? तो आप अगर प्रारंभिक तैयारी शुरू कर रहे हो और आप बिगनर से अभी तक आपने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं लिखी है, मैंने कैसे शुरुआत की थी, मुझे हमारे टीचर ने सजेस्ट किया था कि बेटा आप रोज़ 1 घंटे या 1.5 घंटे आप टाइम सेट करिए घर पर और लिखना शुरू कीजिए। मैंने लिटरली 1 साल तक कंटिन्यूसली अपने घर में बैठ कर प्रैक्टिस की है। मैं टेस्ट सीरीज़ देने जाती थी, लेकिन जब तक मेरी, क्योंकि टाइम का इशू भी होता है, हम टाइम जो दिया जाता है उसके अंदर हमको पेपर कंप्लीट करने के लिए, जब तक हमारी आंसर राइटिंग इंप्रूव नहीं होती, उसमें टाइम मैनेजमेंट का सबसे ज़्यादा इशू आता है। तो उसे कवर करने के लिए आपको घर पर भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप रेगुलरली बेस पे 1 घंटा भी लिखते हैं तो आपको धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आप आसानी से, जब आपको मेंस में जब आपको अपेयर होंगे आप पेपर के लिए, तो आपको जो टाइम का इशू होता है कि मुझे टाइम मैनेजमेंट का इशू आता है, राइटिंग का इशू आता है, वो आपका हल हो जाएगा। और दूसरी बात होती है कि आपका फॉर्मेट कैसा है, आप लिखते हैं पैराग्राफ में लिखते हैं, पॉइंटर्स में लिखें। तो चूँकि MBPSC की तैयारी में जो स्पेस दी जाती है और जो क्वेश्चन की डिमांड होती है वो अधिकतर आपको पॉइंटर फॉर्म में होती है। आप जितने अधिक पॉइंट्स लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको नंबर प्राप्त होते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट और पॉइंट पे बात कीजिए, क्योंकि 3 मार्कर और जो 6 मार्कर हैं उन दोनों के लिए आपको जो है फैक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना रहता है। इसलिए आप फैक्ट का ध्यान रखिए और पॉइंटर्स में लिखिए। आप जैसे हमको 6 लाइन प्रोवाइड की गई, तो 6 लाइन में हमको 6 पॉइंट्स ऐड करने हैं, इस हिसाब से हमको आंसर राइटिंग करनी है।
आप टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। मैंने सबसे ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ जो है सत्यमेव जयते संस्थान की दी है, वहीं पे मैंने प्री की टेस्ट भी दी है, मेंस की भी दी है और मॉक प्रैक्टिस भी की है। आप भी वहाँ भी मैं सजेस्ट कर दूँगी, आप कर सकती हूँ आपको कि आप वहाँ भी दे सकते हैं, निश्चित रूप से टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कहीं और की टेस्ट सीरीज़ लगती है तो आप लगा सकते हैं, बट आपको अगर मेंस की तैयारी करनी है तो आपको टेस्ट सीरीज़ लगानी ही है। आप बिना टेस्ट सीरीज़ के मेंस की तैयारी नहीं कर सकते। अब मेंस की तैयारी के दौरान आपको सबसे ज़्यादा हेल्प क्या करते हैं आपके शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे हैं, मैं अपना आइडिया शेयर करती हूँ कि मैंने कैसे बनाए थे। शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आपको चीज़ें है कि आप कि सिर्फ एक नोट से आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते। आप अपने क्लास के जो नोट्स आपको मिले हैं वो, और एक रेफरेंस के तौर पे आप अदर इंस्टीट्यूट के या कोई बुक का रेफरेंस लीजिए। उन दोनों में से पढ़ के आप अपने इतने छोटे नोट्स बना लीजिए कि आपको वो चीज़ समझ में आ जाए। जैसे कोई टॉपिक है कि आपको इसके कारण और प्रभाव बताने हैं, तो आप उस टॉपिक का एक डेफिनेशन लिखिए, आप की पॉइंट्स में उसके कारण लिखिए और पास ही की जगह लाइन खींच के आप उसके प्रभाव लिख दीजिए। मतलब आपको कम शब्दों में आपका जो क्वेश्चन का आंसर है और जो मांग है उसे आपको तैयार करना है। साथ में आप आपके जब शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो कोई भी टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ अगर फैक्ट है कि ये प्रारंभ कब हुआ था या किसके द्वारा इसकी डेफिनेशन दी गई थी या इसकी जो शुरुआत है वो किसने की थी, इस टाइप के जो फैक्ट है कि व्यक्तित्व का नाम या कोई सन है जो हमें उसे मेंशन करना, वो वहीं आप मेंशन कर लिए, ताकि आप जब उस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वो रहेगा कि इसके से रिलेटेड ये तीन चीज़ थी जो मुझे अब जब भी ये आंसर आएगा तो उसमें ऐड कर रही है। तो आप ऐसे करके आपके शॉर्ट नोट्स बनाइए और शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ये इस तरीके से हमारी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी हो जाती है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर एक ये है कि असफलता से कैसे हमें उभरा जाए या असफलता के बाद भी आप कैसे कंटिन्यूसली प्रिपरेशन की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने असफलताएं देखी है, मैंने 4 असफलताएं देखी, उसके बाद अब 5वीं बार में मेरा सिलेक्शन हुआ है। असफलता से आप इतना सीखिए कि असफलता आपको हमेशा सिखा के जाती है। जब भी आप असफल होते हैं तो आप, ये ज़रूर है कि इस चीज़ का बुरा लगता है कि असफल हुए हैं, हम प्रयासों के बाद, हमारे अच्छे प्रयासों के बाद भी असफल होते हैं, लेकिन ये बात उसमें निश्चित रूप से जुड़ी हुई होती है कि असफलता मिलने का कोई कारण होता है। तो आप असफल होने के बाद आप ये ध्यान दीजिए कि आपने कौन सी गलती की थी, आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए थी, आपके असफलता के क्या कारण हैं, आप उन्हें ढूंढिए और उस पर काम कीजिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मैंने अपना 2018 का अटेम्प्ट दिया था पहला, उसमें मुझे अपनी सकारात्मकता प्राप्त नहीं हुई थी, मैं उसमें फ़ेल हो गई थी। फिर मैंने देखा कि मुझे इंटरव्यू में तब बहुत ज़्यादा कम नंबर थे, तो मुझे एक चीज़ें पता चल गई थी कि मुझे सिर्फ इंटरव्यू पर ही काम करने की आवश्यकता नहीं है। यदि मेंस में अभी मेरे बहुत अच्छे नंबर होते तो मैं इंटरव्यू पे, अगर कम नंबर भी हैं मेरे, तो मैं क्वालिफाई हो सकती थी। तो ये है कि आपको मेंस अपना इतना स्ट्रॉन्ग रखना है कि अगर इंटरव्यू में बाई चांस आपको नंबर कम भी प्राप्त होते हैं, आप मेंस के आधार पर आपका सिलेक्शन ले सकते हैं। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी मेंस की करनी है। मेंस की तैयारी के माध्यम से आप आसानी से आपका सिलेक्शन करवा सकते हैं। असफलता से आपको डरना नहीं है। असफलता एक सीख का ही काम करती है, मेरे लिए भी सीख का काम करा है। तो आप उस असफलता को एक आगे के रास्ते के रूप में, चुनौती के रूप में लीजिए, उससे सीखिए और आगे बढ़िए। अगर आपने ईमानदारी पूर्वक तैयारी की है, आपने डेडिकेशन के साथ तैयारी की है और आप समझ पा रहे हैं कि मुझे किस डायरेक्शन में तैयारी करनी थी, तो आप निश्चित रूप से एक दिन सफलता ज़रूर प्राप्त करते हैं। मैं यही चाहती हूँ कि जितने मुझे अटेम्प्ट लगे उतने आप लोगों को नहीं लगे। जो मैंने गलतियाँ की है वो आप ना करें। मैंने कुछ गलतियाँ यही की थी कि मैं बहुत अच्छे से जो मेंस की स्ट्रेटजी है उसे बहुत जल्दी नहीं समझ पाई थी। मैंने कुछ गलतियाँ वहाँ की थी कि मैं प्रॉपर तरीके से फैक्चुअल चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाई थी। फिर मैंने इंटरव्यू के दौरान भी मॉक प्रैक्टिस नहीं की थी, तो मुझे इंटरव्यू में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम का फेस करनी पड़ी थी कि मेरे इंटरव्यू बहुत अच्छे नहीं जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैंने की थी, तो उसके कारण मेरा सिलेक्शन रुक रहा था। लेकिन आप ध्यान पूर्वक पढ़िए, आप लोग मेंस को अच्छे से तैयार कीजिए। जैसे मैंने बताया है कि आपको जो सूटेबल लगता है आप उसके अकॉर्डिंग पढ़िए।
तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। अब मैं थोड़ा सा इसमें अब अपनी दिनचर्या के बारे में भी शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे मैं अपना शेड्यूल तैयार करके कैसे तैयारी करती थी, कैसे अगर मुझे अच्छा नहीं लगता था या मैं डिमोरलाइज होती थी तो कैसे अपना आप को मोटिवेट करती थी, मैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए कैसे क्या उपयोग करती थी। और सबसे बड़ा क्वेश्चन है आज का कि सोशल मीडिया का उपयोग करना है या नहीं करना, उसके साथ हम तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इन पे मैं बात करना चाहती हूँ। मेरी दिनचर्या की पहले बात करूँगी तो मैं रेगुलरली 8 से 9 घंटे पढ़ती थी। एग्ज़ाम के टाइम पे घंटों का जो टाइम है वो बढ़ जाता है, 13 घंटे 14 घंटे हो जाते हैं। लेकिन जो सामान्यतः साल भर की जो तैयारी होती है उसमें मैंने 8 से 9 घंटे पढ़ाई की है। ये है कि आप जो पढ़ाई करते हैं उसे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी है। मैं चूँकि मैं जल्दी उठने में थोड़ा सा मेरे साथ प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं नाइट में ज़्यादा पढ़ाई करती थी। मैंने 2-2 ढाई बजे तक रात को ज़्यादा पढ़ाई की है। उसके बाद मैं सुबह थोड़ा लेट उठ के ही पढ़ाई करती थी। तो वो आपकी जो दिनचर्या उस पर आप सूटेबल कर लीजिए कि आपको सुबह उठ के पढ़ना अच्छा लगता है कि रात को, क्योंकि मैंने हमेशा से बचपन से मेरे स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई भी मैंने लेट नाइट ही की थी। तो मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा सूटेबल रहता था, इसलिए मैं नाइट में ज़्यादा पढ़ना प्रेफर करती थी। तो आपके अकॉर्डिंग आप ये देखिए कि आपकी बॉडी कहाँ ज़्यादा अच्छे से सूटेबल रहती है और आप जहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा मैं कहूँगी मनोरंजन के लिए, तो निश्चित रूप से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चूँकि पीएससी की कॉम्पिटिटिव की तैयारी ऐसी होती है, लॉन्ग जर्नी होती है। आप 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, आपको कितना भी समय इसके लिए लग सकता है। तो आपको एंटरटेनमेंट के सोर्स आपको ध्यान में रखने ही होंगे जो आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ मोटिवेट भी करें। मेरा सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट के लिए सोर्स का उपयोग यही था कि मैं सबसे ज़्यादा गाने सुनना पसंद करती थी। मैं मूवी देखना भी मुझे पसंद है, लेकिन मैं अधिकतर जो मूवियाँ होती है वो फ़ोन में ना देखने की बजाय मैं थिएटर में, जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं थिएटर में जाके मूवी देखना पसंद करती थी। अब हम करेंगे सोशल मीडिया पे बात कि सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहले मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मैं क्या करती थी। मैंने सोशल मीडिया से कट के नहीं रही हूँ। मैं सोशल मीडिया का मैंने सीमित रूप से उपयोग किया है। जैसे हमारी तैयारी के दौरान हम पूरे 1 साल भर की हमारी एक प्लानिंग बन जाती है कि इस मंथ में प्रीलिम्स से, इसके 4 महीने बाद मेंस होगा, फिर उसके 2 महीने या ढाई महीने बाद इंटरव्यू होगा। तो हमारे पास शेड्यूल ऑलरेडी हमारे पास रहता है। अब हमको कैसे तैयारी के साथ साथ सोशल मीडिया का उपयोग करना है और नहीं करना है। चूँकि मैं सोशल मीडिया का उपयोग एग्ज़ाम के दौरान, जैसे एग्ज़ाम में 1 महीना है या 1.5 महीना है, तो मैं तब से उससे कट जाती थी। लेकिन उसके अलावा जो है मैं सोशल मीडिया से कनेक्ट रहती थी, क्योंकि सोशल मीडिया इंटरटेनमेंट के साथ साथ हमें नॉलेज भी प्रोवाइड करता है। आप सभी जैसे जानते ही, क्योंकि हमें वहाँ से करंट न्यूज़ मिलती है, देश दुनिया में क्या चल रहा है वो हम सोशल मीडिया के माध्यम से आज जान पाते हैं। क्योंकि हम न्यूज़पेपर उतना ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से उससे कनेक्ट रहते। तो आपको जनरल चीज़ों से अवेयर रहने के लिए, आपको देश दुनिया में कि करंट अफेयर से अपडेट रहने के लिए सोशल मीडिया से जुड़ा रहना आवश्यक होता है। बस यही है कि आपको सोशल मीडिया का उपयोग किस तरह से करना है, ये आपको डिसाइड करना है। हम ऐसा नहीं है कि हम घंटों तक बस रील्स को स्क्रॉल कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका कंसंट्रेशन लेवल भी, एक तो है कि कितनी स्टडी आ गई है कि आप रील्स देखते हैं तो उससे कंसंट्रेशन आपका कम होता जाता है। तो आपको रील्स पे वो टाइम स्पेंड ना करके आपको इंटरटेनमेंट के साथ साथ नॉलेज पे टाइम स्पेंड करना है। तो मैं यही कहूँगी कि आप सोशल मीडिया का उपयोग कीजिए, लेकिन सीमित रूप से उपयोग कीजिए। मैंने भी किया है और उसका कोई डिसएडवांटेज इतना नहीं है कि आप अगर सीमित रूप से उपयोग करते हैं तो आप आसानी से उसका यूज़फुल उपयोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे गाने सुनने के अलावा मूवी देखना अच्छा लगता था। उसके साथ ही आप आपके घर वालों से बात कीजिए। मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। सबसे बड़ा सपोर्ट ही मेरे पेरेंट्स का रहा है कि उन्होंने मुझे कभी भी डीमोटिवेट नहीं किया है, कभी भी ऐसे नहीं बोला है कि आप नहीं कर सकते तो आप घर आ जाइए। उनका हमेशा से सपोर्ट रहा था, तो वो मुझे बहुत अच्छे से बात करते थे, हमेशा मोटिवेट करते थे। जब भी मेरा रिज़ल्ट आता था तो मैं बताती थी कि इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनका एक ही बात रहती थी कि कोई बात नहीं, इसके बाद वाले में हो जाएगा, आप बस तैयारी कीजिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, तो निश्चित रूप से आपका आगे सिलेक्शन हो जाएगा। तो उनका हमेशा एक सपोर्ट रहा। तो अपने पेरेंट्स पे आप खुद भी भरोसा बनाए के रखिए और उनको भी भरोसा बनाने जैसे काम कीजिए, ताकि आपके पेरेंट्स आपको मोटिवेट करते रहे। आपके पेरेंट्स से बात कीजिए। मुझे अपने दोस्तों के साथ बात करना अच्छा लगता था, तो मैं अपने दोस्तों के साथ बात करती थी। आप अपना एक ऐसा एरिया बना लीजिए कि आपके, जैसे मेरे दोस्त जो थे वो अधिकतर तैयारी वाले थे, मेरे साथ वाले ही है कि वो भी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे को समझते भी थे। और अगर कोई प्रॉब्लम आती थी, पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम आती थी या डीमोटिवेट हो रहा है, आज अच्छा नहीं लग रहा, अब आगे क्या होगा, ऐसी जो टेंशन होती थी उनसे शेयर करते थे। तो वो ऐसा है कि वो भी आपको मोटिवेट करते थे, क्योंकि वो भी इसी जर्नी से गुजर रहे हैं, तो आपको अच्छे से समझ पाते थे। तो आप ऐसा कीजिए। आपके
फैमिली वालों से बात कीजिए, आपके दोस्तों से बात कीजिए, आप सोशल मीडिया का उपयोग भी सीमित उपयोग कीजिए। इसके माध्यम से आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें मोटिवेटर जो स्पीकर्स होते हैं उनको सुनना अच्छा लगता है, आप उनको भी ले सकते हैं। बट मैं एक ही बात कहना चाहूँगी इस पे कि आप सेल्फ मोटिवेशन जो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। जैसे कि आप किसी मोटिवेटर को पढ़ेंगे या सुनेंगे तो वो आपको थोड़ी देर के लिए मोटिवेट कर सकता है, लेकिन आपको लॉन्ग लास्टिंग, आपको लंबे समय तक एक ही चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए अगर मोटिवेट होना है तो आप सेल्फ मोटिवेट होइए। आप अपने आप पे भरोसा रखिए। अगर आप ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई कर रहे हैं और आप ईमानदारी से आपके सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, आप अपने आप पर भरोसा रखते हैं, तो आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते ही हैं और आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे। आपको बुरा लगेगा तो आप अपने आप पे भरोसा जब करना सीख जाएंगे तो आप आसानी से मोटिवेट हो जाते हैं। थैंक यू, इतना ही कहना चाहूँगी मैं।